नमस्कार दर्शकों, पठन और पाठन की इस प्रक्रिया में आज हम अपने स्पर्श भाग 2 यानी कि 10वीं कक्षा की पुस्तक स्पर्श के गद्य भाग के अंतिम पाठ पर आ पहुंचे हैं। वास्तव में ये पाठ नहीं है, एक नाटक है। और क्योंकि हमने अपने इस किताब में हमने अनुभव, कहानियाँ और कुछ शाश्वत मूल्यों पर आधारित अलग अलग साहित्य की विधाओं को पढ़ा, तो नाटक जो है वो भी हमारी एक साहित्य की एक बहुत ही बेहद रोचक विधा है। आज उसके माध्यम से हम एक कहानी को जानेंगे। तो आज हमारे जो हम नाटक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कारतूस। कारतूस आपको मालूम है, जो बड़ी बड़ी बंदूकों में जो रखा जाता था, उसके अंतर्गत आज हमें ये जानना है कि हम कारतूस के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो कि अपने जीवन में निडर रहा है, साहसी रहा है और समस्याओं का सामना उसने ऐसे किया कि वो समस्या यूं ही रफू चक्कर हो गई। मैं कोशिश ये करूंगी कि जब मैं इस नाटक को पढ़ाऊं तो आपके नाटक के जो हमारे पात्र हैं उनकी अलग अलग भूमिका आपके सामने रख सकूं। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह कि हम लेखक के बारे में पहले जानते हैं। इस पाठ को, इस नाटक को लिखा है हबीब तनवीर जी ने। हबीब तनवीर जी से मैं खुद व्यक्तिगत रूप से मिली हुई हूँ। मैं स्वयं उनके चरित्र से बहुत प्रभावित रही हूँ। उन्हें मैंने एक नाटक के रूप में, रेडियो में उनके कई नाटक हुआ करते थे और वो बहुत अच्छे पत्रकार थे। एक बार मैंने उनका साक्षात्कार किया था और ये बात करीबन उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले की ही थी। उनकी आवाज में जो जोश था वो कई युवकों को शर्मसार कर दे। ऐसे पत्रकार की हर बात को बेबाकी से कह दिया करते थे। उन्हें नाटकों से बहुत प्यार था क्योंकि वो कहते थे, मानते थे कि नाटकों के माध्यम से हम समाज को बदल सकते हैं और पत्रकारों की भूमिका को तो बहुत अहमियत देते थे। उनका मानना था कि एक सच्चा पत्रकार बनना बहुत कठिन कार्य है क्योंकि हर कोई अच्छा पत्रकार नहीं बन पाता। बिना भेदभाव किए समाज के सामने सही चीज को रखना हर पत्रकार के बस के नहीं है। लेकिन उन्होंने दोनों ही चीजों को अपने जीवन में बहुत अच्छी तरीके से उकेरा। चलिए जानते हैं उनके बारे में। 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, यानी कि बीए की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाटक लेखन का अध्ययन करने चले गए। वो ब्रिटेन गए कि नाटक कैसे लिखे जाते हैं इसकी पढ़ाई करने के लिए। फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना करी। उन्होंने इसे अपना पेशा बनाया। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशन और अभिनेता। उन्होंने अपने कई नाटकों में खुद भी पात्रों की भूमिका निभाई है। कई रूपों में ख्याति प्राप्त, प्रसिद्धि मिली है उनको। ख्याति का मतलब है प्रसिद्धि। पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास, चोर, देख रहे हैं नैन हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाहजहांपुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतरण भी किया, यानी कि उनको जो उनकी मूल कथा थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके उनको मंच पर प्रदर्शित किया। अब ये पाठ किस भूमिका पे लिखा गया है देखिए। हम जानते हैं कि अंग्रेज हमारे देश में आए थे। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। कब्जा जमाना मतलब अपना हक जमाना शुरू कर दिया उन्होंने। हक जमाना। उनकी नीयत उजागर, उजागर मतलब दिखने पर, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए।
खदेड़ने का मतलब क्या है यहाँ पर? भगाने के। अब इस नाटक में आपको उर्दू के शब्द बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि हबीब तनवीर जी जो थे वो उर्दू के शब्दों का बहुत इस्तेमाल करते थे। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जाबाज का मतलब है वीर के कारनामे का मतलब है कामों का वर्णन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य था कि अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला, मतलब नींद हराम कर देना मतलब चैन को चुराने वाला, चैन खत्म करने वाला। दिलेर मतलब वीर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उसने 2-2 हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही वो पहुंच गया। मतलब कहते हैं ना, शेर की मान में, शेर की गुफा में जाकर शेर से जीता ना, कितनी बड़ी बात है। शेर को तो देखकर लोग किनारा कर लेते हैं, वो जंगल में ही नहीं जाते, लेकिन ये एक ऐसा दिलेर व्यक्ति था कि खतरे के पास खुद जाता था और खतरे को हरा कर आता था। कर्नल के ऊपर इन्होंने ऐसा अपना रौब गालिब किया कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले, जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो बोले ही नहीं जा सकते हैं। चलिए जी, अब देखते हैं हमारे पात्र कौन कौन से हैं। हमारे पास एक कर्नल साहब है, एक लेफ्टिनेंट साहब है, एक सिपाही है और एक सवार है। 5 मिनट है, जमाना है 1799 का, रात्रि का समय है। चलिए जी, अब जरा हम आपको उस वातावरण में लेके चलते हैं। गोरखपुर का एक जंगल, कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा, तंबू लगे होते थे, तंबुओं में लालटेन लगी होती थी। कल्पना कीजिएगा, 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं, कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। खेमा क्या होता है? तंबू लगा होता है। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप चल रहा है। कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट क्या कहता है? हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत? हाथ ही नहीं लगता। मतलब एक व्यक्ति है वजीर अली, वो आदमी इनकी परेशानी का सबब बना हुआ है। ये जंगलों में किसी एक खास व्यक्ति वजीर अली के लिए डेरा लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन वो आदमी इनके हाथ नहीं आ पा रहा। कर्नल क्या कहते हैं? उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में इस कदर नफरत है, कोई 5 महीने की हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में भी वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया। यानी कि वजीर अली की समानता की गई है रॉबिन हुड से। रॉबिन हुड कौन था? एक ऐसा वीर व्यक्ति जो अमीरों का धन छीन कर गरीबों की मदद किया करता था। रात के अंधेरे में वो अमीरों को लूटता था और वो गरीबों का बड़ा चहेता था। तो यहां पर कर्नल वजीर अली नामक व्यक्ति को रॉबिन हुड के समान बता रहा है, यानी कि वो निडर भी है, वो साहसी भी है, उसके दिल में दया भी है, वो न्याय के प्रति भी बहुत ज्यादा रुचि रखता है। दूसरा, वो अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिमाग में नफरत भरी हुई है। उसने हुकूमत भी करी है, यानी कि वो शासन से संबंधित है, क्योंकि उसने कहा ना 5 महीने हुकूमत की होगी, लेकिन 5 महीने थोड़े से अरसे में भी वो अपने अवध के दरबार, यानी कि उसने कहां पर हुकूमत करी है? अवध के दरबार में। बिल्कुल पाक कर देना, साफ कर देना में तकरीबन का अर्थ है लगभग कामयाब हो गया, मतलब कि सफल हो गया। यानी कि वो अंग्रेजों के वजीर अली नाम का जो व्यक्ति है, वो उसने अवध में 5 महीने तक हुकूमत करी है, अंग्रेजों के खिलाफ है और अंग्रेजों को वो अपने वहां से निकालना चाहता है। लेफ्टिनेंट, कर्नल कॉलेज, ये सादत अली कौन है? कर्नल ने क्या जवाब दिया? आसिफउद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। नवाब असल में आसिफउद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी
और वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत का ख्याल किया। अब देखो जी, सादत अली कौन है? सादत अली वास्तव में आसिफउद्दौला का भाई था। अब आसिफउद्दौला के कोई संतान नहीं हो रही थी। अब जब कोई संतान नहीं हो रही थी तो सारा राजपाट किसको मिलता? उसके भाई को मिलता। आसिफउद्दौला का भाई था सादत अली। जैसे ही वजीर अली का जन्म हुआ तो क्या हुआ? सादत अली को पता चल गया भाई अब तो वारिस आ चुका है। तो वो बचपन से ही वजीर अली के जन्म से ही वजीर अली से नफरत करता था। आगे देखते हैं। लेफ्टिनेंट, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलेहत थी? मतलब मसलेहत का अर्थ क्या है? परेशानी थी। ठीक है, यहां पर मसलेहत का अर्थ यहां पर हम एक परेशानी के रूप में नहीं देखेंगे, हम यहां पर देखेंगे कि हमें क्या फायदा था। कारण क्या था? फायदे की बात क्यों आई थी यहां पर? क्योंकि अंग्रेजों का दोस्त था सादत अली। अब अंग्रेज कैसे लोगों को चाहते थे? अंग्रेज ऐसे बेवकूफ लोगों को अपना दोस्त बनाते थे जो धन दौलत की लालच में उनकी तरफ आ जाए, जिन्हें अपने देश से कोई प्यार नहीं था। वो स्वार्थी थे, वो चाहते थे उतना पैसा दे दिया जाए और राज्य कौन चलाए? अंग्रेज चलाए। तो सादत अली को अंग्रेज जो हैं अवध के तख्त पर बिठाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनसे उनको क्या फायदा होगा, क्या सफलता उनको मिलेगी। तो कर्नल ने बताया कि वो भी वजीर अली के दुश्मन इसलिए हैं क्योंकि वजीर अली एक तो देशभक्त है, सादत अली एक तो अंग्रेजों का दोस्त है, बहुत ही ऐश पसंद व्यक्ति है, और हमें आधी मुल्कियत, उसने क्या कहा, अपनी आधी जायदाद और 10 लाख रुपए हमने उसको कहा कि हमें जो है वो दे दो और तुम भी मजे करो और हम भी मजे करेंगे। लेफ्टिनेंट ने कहा, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाहजहां को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल ने कहा, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी। वजीर ने भी दिल्ली बुलाया और फिर शमशेदुल्लाह ने भी। अब शमशेदुल्लाह कौन है भाई? लेफ्टिनेंट ने यही प्रश्न किया, कौन शमशेदुल्लाह? कर्नल ने कहा, नवाब बंगाल का निस्बती, यानी कि रिश्ते का भाई, जिसे मुंह बोला भाई कह देते हैं। बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है वो। लेफ्टिनेंट, इसका मतलब तो ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। लहर दौड़ने का मतलब एक जागरूकता आ गई है। उसने कहा कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों के द्वारा अब कंपनी के खिलाफ बातें शुरू हो चुकी थी। ये 1799 की बात है और आप जानते हैं 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। ये उस विद्रोह की एक शुरुआत ही थी, चिंगारी थी। जी हाँ, कर्नल ने कहा, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और पलासी के कारनामे धरे रह जाएंगे। कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्वाइस के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड विल्जवी के हाथों खो बैठेगी, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव ने बहुत ज्यादा सफलता हासिल की थी और भारत पर बहुत ज्यादा बड़े हिस्से पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक हद होती है। अब वो अंत की तरफ था। जो चीज जितनी तेजी से ऊपर चढ़ती है उतनी तेजी से गिरती भी है। तो विनाश शुरू हो रहा था। लेफ्टिनेंट ने कहा, ये वजीर अली की आजादी तो बड़ी खतरनाक है। हमें किसी न किसी तरह शख्स का अर्थ क्या है यहाँ पर? व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कर्नल ने कहा, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूं, यानी कि एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए पूरी एक फौज, और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। आंखों में धूल झोंकने का अर्थ होता है धोखा देना, यानी कि बरसों से पकड़ने की कोशिश हो रही है एक आदमी को, और कर्नल एक फौज के साथ उस आदमी को पकड़ नहीं पा रहा। वो इन्हीं जंगलों में फिर रहा है। ये भी पता है कि वो है कहां, हाथ ही नहीं आता, मतलब कि पकड़ में ही नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज हैं। चंद का मतलब कुछ वीर हैं, मुट्ठी भर आदमी, और ये दमखम, मतलब इस संख्या में तो वो गिनती के 4-5 लोग, कुछ ही लोग हैं
लेकिन उनकी हिम्मत बहुत है। लेफ्टिनेंट ने कहा, सुना है वजीर अली जाती तौर पर, जाती तौर का यहां पर मतलब है व्यक्तिगत तौर पर, बहुत ही बहादुर आदमी है। कर्नल ने कहा, बहादुर ना होता तो कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट ने पूछा, ये कत्ल का क्या किस्सा था कर्नल? अर्थात वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल कर रखा है। तो कर्नल जी बताते हैं कि किस्सा क्या था। किस्सा ये था कि वजीर अली को उसके पद से हटाने के लिए, भाई वो हट जाए और सादत अली यहाँ बैठ जाए। अब किसी एक शख्स को अगर आप उसके एक पद से हटाओगे तो उसे किसी दूसरी जगह भेजना पड़ेगा आपको। तो वजीर अली को उन्होंने बनारस भेज दिया। अब 3 लाख रुपए सालाना वजीफा भी मुकर्रर कर दिया गया। मुकर्रर करना मतलब पक्का कर दिया गया। वजीफा क्या मतलब क्या होता है? छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति जिसको आप अंग्रेजी में स्कॉलरशिप कहते हैं। कुछ महीने के बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता तलब किया, मतलब बुलाया गया। तलब करने का मतलब है बुलाना। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो कि बनारस में रहता था। उसने कहा कि मुझे बनारस से बार बार कलकत्ता जाना पड़ता है। उसको गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है? उसका वो इतना दूर जाने का मतलब क्या है? वहां पर जाकर क्या सवाल जवाब करने हैं? वकील ने शिकायत की तो परवाह की नहीं, बल्कि उसे और भला बुरा कह दिया। बस वजीर अली तो वैसे अंग्रेजों के खिलाफ तो उसके दिल में कूट कूट के नफरत भरी हुई थी। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। खंजर कहते हैं छोटा सा छुरी टाइप के तरीके चाकू होता है। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. लेफ्टिनेंट ने बोला और भाग गया, मतलब कि उसने उसको मारा और भाग गया। कर्नल ने कहा, अपने जान निसारों, मतलब कि जो उसके सच्चे साथी थे उनके समेत जान निसारों जो उसकी जान की हिफाजत चाहते थे, जिसको हम कहते हैं सुरक्षा कर्मी कह लीजिए, कुछ भी खास लोग जो हैं, जो हमारे भरोसे के लोग होते हैं, वो आजमगढ़ की तरफ भाग गया। अब देखिए, पहले सादत अली उसे पसंद नहीं करता था, ठीक है। अब अंग्रेज तो वैसे ही उसके खिलाफ थे और वो भी अंग्रेजों को पसंद नहीं करता था। ऊपर से उसने अंग्रेजों के कंपनी के वकील का को मार डाला, तो सभी उसके दुश्मन बन गए। आजमगढ़ के हुक्मरान यानी कि जो बड़े अफसर थे ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा, एक स्थान का नाम है, वहां तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां, मतलब कुछ चंद लोग जो हैं, उनका कारवे का अर्थ है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, कुछ कुछ समय के बाद स्थान बदलते रहते हैं। इन जंगलों में कई सालों से भटक रहे हैं, यानी कि ये बात कोई महीने 2 महीने की नहीं है। कई सालों के बावजूद वो वजीर अली को पकड़ नहीं पाए। लेफ्टिनेंट, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? अब ये शब्द है ये मगर, और स्कीम का मतलब है योजना, ये अंग्रेजी का शब्द है। स्कीम ये है कि वो किसी तरह नेपाल पहुंच जाए। अब वजीर अली की स्कीम क्या है, योजना क्या है? वो नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए और उसके पद पर, मतलब सादत अली को हटा दे और खुद उस पर कब्जा करे और उसके बाद अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दे। क्योंकि उसे मालूम है जब तक सादत अली तख्त पर बैठा है वो तो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोलेगा ही नहीं। अगर अवध को आजादी दिलवानी है तो पहले सादत अली को हटाना होगा
और वहां पर खुद बैठना होगा, फिर अंग्रेजों के खिलाफ उसकी लड़ाई लड़नी होगी। तो लेफ्टिनेंट ने कहा, नेपाल पहुंचना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, मुमकिन है, हो सकता है वो पहुंच ही गया हो। कर्नल, हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही, उसके दो दुश्मन हो गए वजीर अली के, एक तो अंग्रेज दुश्मन हो गए, दूसरा खुद उसका चाचा जो था सादत अली, वो हो गया। बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं और हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। अभी वो बातचीत कर ही नहीं है, लेफ्टिनेंट और कर्नल आपस में बात ही कर रहे हैं। अचानक एक सिपाही अंदर दाखिल होता है। कर्नल, क्या बात है? और दूर गर्द उड़ रही है। गर्द का मतलब होता है धूल, क्योंकि जैसे हमने बताया आपको जंगल में 1799 की बात है और जंगल में तो मिट्टी उड़ेगी, मैदान है। कर्नल ने कहा, सिपाहियों से कह दो तैयार रहें। जब दूर से जंगलों में मैदान में धूल उड़ती है तो इसका मतलब कोई व्यक्ति किसी घोड़े पर या किसी पर सवार होकर आ रहा है, तो यानी कि कोई खतरा आपकी तरफ आ रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, सिपाहियों से कहो कि तैयार रहें। लेफ्टिनेंट जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, मसरूफ उर्दू का शब्द है, व्यस्त था, वो खिड़की में से देख रहा था। गर्द तो ऐसे उड़ रही थी कि पूरा काफिला चला आ रहा, इतनी मिट्टी उड़ रही थी कि मानो पता नहीं कितने सिपाही आ रहे हैं, लेकिन मुझे तो एक ही सवार नजर आ रहा है। खिड़की के पास और गया, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला ही जा रहा है। लेफ्टिनेंट, सीधा हमारी तरफ ही आता मालूम हो रहा है। कर्नल ने ताली बजाई और सिपाही को बुलाया। सिपाही से उसने कहा, क्या कहा? सिपाहियों से कहो इस पर नजर रखें, ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करता और कमरे से बाहर चला जाता है, तंबू से। लेफ्टिनेंट, शुल्बे की शुभे, यहां पर शब्द आना चाहिए शुभे, शुभे की तो कोई बात ही नहीं है, शुभा कहते हैं हम शक को, शक की तो कोई गुंजाइश नहीं है, ये आ तो इसी तरफ रहा है। टापों की आवाज, घोड़े पर वो आ रहा है तो घोड़े के पैरों की आवाज को टापों की आवाज कहा जाता है। उनको समझ में सुनाई देता है कि वो आकर उनके तंबू के बाहर आकर रुक गई है। सवार, मुझे कर्नल से मिलना है, बाहर से ही बोल रहा है वो। गोरा, बहुत खूब। सवार ने कहा सी, उसने इंग्लिश में बोला सी, मतलब कि मैं दिखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। गोरा जो उसका सिपाही था वो अंदर आता है, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल ने उसको बुला लिया अंदर, भेज दो। लेफ्टिनेंट, अब आपस में कर्नल और लेफ्टिनेंट बात करें, अभी तक वो जो घोड़े पर व्यक्ति आया वो बाहर ही है। ये जरूर वजीर अली का कोई आदमी होगा, हो सकता है हमारे साथ मिलकर उसको गिरफ्तार करवाना चाहता हो। कर्नल ने उसे कहा, खामोश रहो, चुप रहो, क्योंकि वो सिपाही जो है वो उस सवार को लेकर अंदर आ जाता है। सवार क्या कहता है आते ही, तन्हाई तन्हाई। तन्हाई तन्हाई का मतलब क्या है? सब लोग चले जाओ, मुझे अकेले बात करनी है। तो कर्नल ने कहा, यहां कोई गैर व्यक्ति नहीं है, आदमी नहीं है, आप राज़े दिल कहें। राज़े दिल मतलब दिल में जो आपके छुपा हुआ है, दिल की बात, दिल की बात कहें। दीवार हमगोश दारत तन्हाई, मतलब दीवारों के भी कान होते हैं, मुझे आपसे अकेले में ही बात करनी है। अब कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है कि तुम जाओ, क्योंकि वो कह रहा है कि उसके मन में क्या आता है कि हो सकता है वाकई में ये वजीर अली के बारे में कुछ अकेले में बात करना चाहता है, और अगर अकेले में उसने बात नहीं करी तो वो मौका गवा देगा। तो दोनों लेफ्टिनेंट और सिपाही जो हैं दोनों बाहर चले जाते हैं। अब खेमे के अंदर, तंबू के अंदर कर्नल है और उसका सवार है। वो चारों तरफ जो है वो देखता है। सवार कहता है, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला हुआ है, मतलब कि आपने इस जगह पर तंबू क्यों लगा रखा है। कर्नल ने कहा कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो सवार ने बोला, लेकिन इतना लाव लश्कर का क्या मायने, तो क्या भाई इतने सारे लोगों की क्या जरूरत है भाई, वजीर अली को गिरफ्तार करने की अगर आप बात करें तो एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए इतने सारे फौज। कर्नल ने कहा गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। तो सवार ने क्या कहा, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल ने क्या कहा, क्यों? सवार बोला, वो एक जांबाज सिपाही है। कर्नल, हाँ मैंने भी सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? तो सवार ने बोला, चंद कारतूस,
मतलब ये कुछ गोलियां चाहिए मुझे। कर्नल ने बोला किसके लिए? सवार ने हंसकर बोला वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल ने आव न देखा ताव, उसने कहा कि भाई तो मेरे दुश्मन का भी दुश्मन है, ये भी वजीर अली को मारना चाहता है। उसने कहा मुझे चंद कारतूस चाहिए। उसने कहा ये लो 10 कारतूस। जितने कहे उससे ज्यादा दे दिए। सवार ने मुस्कुराते हुए कहा शुक्रिया। कर्नल ने कहा आपका नाम? तो सवार ने पता क्या जवाब दिया? सवार ने कहा वजीर अली। वजीर अली, आपने जो मुझे कारतूस दिए हैं इसलिए मैं आपकी जान बख्श रहा हूं। वजीर अली की जाबाजी देखिए। उसे जंगल में उसके पास कारतूस नहीं थे या थे, लेकिन फिर भी वो अपनी वीरता का प्रदर्शन करना चाहता था। कितना बुद्धिमान था वो। अंग्रेजों के खेमे में घुसा, उनसे कारतूस लिए और निकल गया। हो सकता है कि वो जंगल से गुजर रहा हो और उसे मालूम है कि पूरी की पूरी फौज है, तो उसने बुद्धि का प्रयोग किया। उसके पास कारतूस नहीं थे। अंग्रेजों ने सोचा ही नहीं कि वो कितना बुद्धिमान व्यक्ति है। वो अंग्रेजों के खेमे में गया और उनसे कहा कि मुझे 10 कारतूस चाहिए। उन्होंने किसके लिए चाहिए? कहते वजीर अली के लिए, क्योंकि वो जान गया था कि ये वजीर अली के लिए खड़े हुए हैं। उन्होंने फटाफट दे दिया बिना जांच पड़ताल किए कि वो कौन है, कहां से आया, क्या नहीं। और उस समय उसने अपनी चालाकी से लेफ्टिनेंट और सिपाही को भी बाहर भेज दिया। तो खेमे में अकेला कौन रह गया? एक कर्नल रह गया और हमारा सवार रूपी वजीर अली रह गया। तो उसने कहा कि ये 10 कारतूस आपने जो मुझे दिए ना, मैं चाहूं तो आपको इस समय मार सकता हूं, लेकिन जो मैंने मांगा आपने दे दिया, इसलिए मैं आपकी जान बख्श रहा हूं। ये कहकर वो बाहर जाता है, अपने घोड़े पर सवार होता है और चला जाता है। कर्नल बिल्कुल सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हुआ। लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कहता कौन है? कर्नल दबी आवाज में कहता है एक जांबाज सिपाही। किस मुंह से वो कहे कि वजीर अली उसके खेमे में ही आकर उसको बेवकूफ बनाकर चला गया? वो डरा नहीं, उसके साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन अपने ऊपर उसे इतना विश्वास था कि वो अपने दुश्मनों के घर में घुसकर उन्हें धमकी देकर आ गया। तो बच्चों, इस वजह खास बात मैं आपको बताऊं, वजीर अली का चरित्र चित्रण आपसे पूछा जा सकता है कि वजीर अली कैसा व्यक्ति था। निडर था, सत्यवादी था, देशभक्त था, बुद्धिमान था, हर परिस्थिति का सामना करना जानता था वो, और विभिन्न तरीकों से अपनी योजनाएं उसकी बड़ी तरीके से बना करती थी। और दूसरी तरफ अंग्रेज से ताकत में कितने भी अच्छे थे, लेकिन वो वजीर अली की बुद्धिमत्ता के आगे हार मान गए। और कर्नल साहब कैसे थे? कर्नल साहब तो वो केवल अपने गुणी बखाड़ते रहते थे। फूट डालो जैसे अंग्रेजों की नीति होती थी। बिना सोचे समझे उन्होंने एक सवार को अपने खेमे में आने दिया, बिना सोचे समझे उसने कारतूस मांगे, उसे दे दिया, ना जांच करी ना पड़ताल करी, और अंत में खुद ही गूंगे बनकर रह गए। तो ऐसा है हमारे देश का इतिहास। ऐसे हमारे वीर जाबाज लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की आजादी में मदद की है। प्रश्न उत्तर की तरफ देखते हैं। कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? वजीर अली को पकड़ने के लिए। वजीर अली के सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? क्योंकि बरसों से वो इस जंगल में खेमा डाले हुए बैठे थे। ये तो पता था कि वजीर अली इस जंगल में छुपा हुआ है, लेकिन इतना बड़ा जंगल और ऊपर से वजीर अली की तो बुद्धिमानी हमने देख ही ली, वो अंग्रेजों के हाथ ही नहीं आ रहा था। कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उन्हें एक गर्द दिखाई दी, मिट्टी दिखाई दी उड़ती हुई। तो उन्होंने समझा कि कहीं ऐसा तो नहीं, उनके दिमाग में एक शक आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति उन पर हमला करने आ रहा हो या वजीर अली ने किसी को भेजा हो। तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए उस पर नजर रखने के लिए कहा। सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी मुश्किल है? क्योंकि वजीर अली ने तो जानता था वो उनके खेमे में आ गया और इन्हीं से कारतूस लेके जा रहा है। वास्तव में वजीर अली को अपनी बुद्धि पर और अपनी ताकत पर विश्वास था।
वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? जैसा कि मैंने आपको बताया, रॉबिन हुड जो था वो न्याय का संगी साथी था। अमीरों के जो धन, जो लोग दूसरों का शोषण किया करते थे, वो जो अमीर लोग, उनका धन वो गरीबों में बांटा करता था। वो समाज की समानता पर ध्यान देता था। तो हमारे जो वजीर अली थे वो भी अंग्रेजों को हटाकर अपने देश के बारे में सोच रहे थे। अब सादत अली कौन था? आसफ उद्दौला का भाई था। और वजीर अली की पैदाइश को उन्होंने मौत क्यों समझा? क्योंकि पहले आसफ उद्दौला के यहाँ पर कोई संतान की उम्मीद नहीं थी। जब वजीर अली पैदा हो गए तो अवध को उनका जो वारिस था वो मिल गया। तो सादत अली को लगा अब मेरे हाथ से तो तख्त गया। सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? कि सादत अली जो था वो ऐशो पसंद किस्म का आदमी था। उसे देशभक्ति और देश और जनता से कोई लेना देना नहीं था। उसको अपना पैसा, सुख और साधन था। उन्हें मालूम था वजीर अली तो देश के लिए सोचेगा और अंग्रेजों से कभी हाथ नहीं मिलाएगा, लेकिन सादत अली चरित्र में उतने ही विपरीत थे। तो इसलिए उन्होंने सादत अली को बिठा दिया ताकि सादत अली जो है वो तख्त पर तो बैठा होगा, लेकिन पीछे से वो राज्य का संचालन कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। और यही अंग्रेज चाहते थे। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? कंपनी के वकील को मैंने आपको बताया क्योंकि वो उसको अंग्रेजों ने पहले उसे भेज दिया बनारस, और उसके बाद बनारस में वहां पर उसको बार बार कलकत्ता में बुलाया जाता था। जब उसने वकील से शिकायत की तो वकील ने उसको ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया और मार दिया। तो अब क्या हुआ? सादत अली भी दुश्मन था, अंग्रेज भी दुश्मन थे। तो वो जंगलों में, आजमगढ़ के जंगलों में छिप गया और वो बाहर की ताकतों को से अपने आप को मजबूत करने लगा ताकि समय पड़ने पर वो अपने क्षेत्र के लिए, अवध के लिए लड़ सके। सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का क्यों रह गया? वास्तव में वो सवार वजीर अली ही था, जिसको पकड़ने के लिए वो बरसों से वहां पर खेमा लगाकर बैठे हुए थे। जो उनका शत्रु था वो उनके खेमे में आता है, उन्हीं से गोलियां लेता है और चला जाता है। जो सुना था कि वो वाकई में बुद्धिमान है, साहसी है, निडर है, कर्नल ने आज वो अपनी आंखों से देख लिया। अब वो खुद उसके गवाह थे, वो अपनी बात को किसी को कह भी नहीं सकते थे। लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? दरअसल में क्या हुआ, कंपनी हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे स्तर पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई और आग और चिंगारी की शुरुआत हो चुकी थी। तो देशभक्त जो थे अपने अपने स्तर पर अलग अलग चिंगारी फूट रही थी। एक तरफ टीपू सुल्तान और दूसरी तरफ अफगानियों से भी हमला करवाने की तैयारी की जा रही थी। तो कोशिश ये हो रही थी किसी ना किसी तरीके से ये छोटी छोटी ताकतें आपस में मिल जाएं और अंग्रेजों को खदेड़ सकें। वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? जैसे मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि उसको एक तो पहली बात यह है, वजीर अली का तबादला बनारस कर दिया गया और उसको कलकत्ता बार बार तलब किया जाता था। अब कलकत्ता से, बनारस से कलकत्ता जाना वजीर अली को बड़ी परेशानी होती थी। तो उन्होंने शिकायत करी जब कंपनी के वकील से, तो वकील उनसे ही लड़ने लगा, उन्हीं से भला बुरा का। तो गुस्सा आ गया, इसलिए उन्हें कत्ल कर दिया। सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, सवार अकेले आता है। वो अकेले इसलिए आया क्योंकि कर्नल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वजीर अली कभी अकेले आ सकता है। वो तो यही सोच के बैठे हुए थे वजीर अली अपनी फौज तैयार कर रहा है हमला करने के लिए। वजीर अली चुपचाप अकेले खेमे में आता है, स्थिति का जायजा लेता है। वो जानता तो है ही कि भाई ये वजीर अली के दुश्मन है। तो जब वो पूछते हैं कि कारतूस किसके लिए चाहिए, तो वो भी बता देता है वजीर अली के लिए चाहिए, और वो उसको बिना जांच पड़ताल किए कारतूस दे देते हैं। वजीर अली जाबाज सिपाही था, स्पष्ट कीजिए। देखिए जाबाज तो था ही, दुश्मन के खेमे में अकेले घुसना और उसी से उसी की चीज को हासिल करके लेके आ जाना। आप पूरी की पूरी घटना का वर्णन कर देंगे और यहाँ पर वजीर अली के गुणों का वर्णन करेंगे। वो निडर था, साहसी था और दिलेर था, साथ ही बुद्धिमान भी था। मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम, ये कहा गया है वजीर अली के व्यक्तियों के लिए। कहते हैं जिसमें देशभक्ति की भावना होती है ना, वहां पर संख्या मायने नहीं रखती है, वहां पर ताकत और आपके हौसले मायने रखते हैं। वजीर अली के साथ केवल कुछ ही मुट्ठी भर लोग थे, यानी गिनती के लोग थे, लेकिन उनके इरादे नेक थे।
इसलिए वो सफल होते जा रहे थे। गर्द तो ऐसे उड़ रही थी, गर्द शब्द है, जैसे पूरा काफिला चला आ रहा हो। मुझे तो एक ही सवार नजर आ रहा है। वास्तव में ये एक व्यंग्य है। वजीर अली जो है ना, वो एक सिपाही, एक व्यक्ति ही पूरी फौज के बराबर था, जिसने कि कर्नल और कर्नल की फौज को बिल्कुल उनकी जबान बंद कर दी। अब हम बात करते हैं भाषा अध्ययन की। चलिए जी, भाषा अध्ययन में अब हम पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब दूसरा रूप लिखेंगे। शब्द है हमारे पास खिलाफ, खिलाफ का अर्थ लिखिएगा, पर्यायवाची रूप लिख लीजिएगा विरुद्ध, ठीक है। पाक का लिखिए पवित्र, उर्दू का शब्द है। उम्मीद आशा। हासिल, हासिल करना मतलब प्राप्त करना। कामयाब, कामयाब का मतलब सफल। वजीफा मैंने आपको बता ही दिया है, छात्र वृत्ति, जिसको आप अंग्रेजी में स्कॉलरशिप कहते हैं। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.